आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक विशेषज्ञ के पास जाते हैं और किसी एक खास विषय पर लंबी बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस विषय का रेशा रेशा खोलकर आपके सामने रख दें ताकि आप उससे संबंधित सारी चीजों को समझ सकें। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित कुमार सिंह हैं, बिहार के पटना में रिपोर्टर हैं और बिहार की राजनीति जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है और जहां पे हलचलें लगभग शुरू हो गई हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रोहित हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और बिहार चुनाव का बहुत ही दिलचस्प पहलू आपने उभारा है और वो पहलू है कि एक ऐसा चुनाव बिहार इस बार देखेगा जहां पे दो बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी मैदान में नहीं नजर आएंगे, पोस्टरों पे नजर आएंगे, मैदान में नहीं नजर आएंगे। एक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दूसरा लोजपा के नेता रामविलास पासवान। आपने लंबे समय तक बिहार को देखा है, बिहार को कवर किया है और कई चुनाव आपने कवर किए बिहार में। कैसा माहौल इन दोनों के बिना बिहार चुनाव का रहेगा? क्या वो जिस तरीके का रंग लालू और पासवान के स्टेज पे होने पे दिखता था उनको सुनने वालों के बीच, क्या उस तरह का रंग इस बार देखने को मिलेगा या बाकायदा मिस किया जाएगा उन्हें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिहार के जो दो कद्दावर नेता हैं, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान, ये दोनों इस बार चुनावी मैदान से गायब रहेंगे क्योंकि सबको मालूम है लालू प्रसाद इस वक्त रांची जेल में बंद है चारा घोटाले मामले में, और रामविलास पासवान की तबीयत भी पिछले दिनों काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में वो आईसीयू में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। यानी कि उनका भी इस बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अब ऐसे में आप सोचिए स्थिति क्या हो जाती है बिहार विधानसभा चुनाव की। जो एक त्रिकोण बनता था, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान, जो तीन बड़े नेता बिहार की राजनीति में पिछले कई दशकों से जो है वो यहाँ पर काबिज रहे हैं, उनमें से दो बड़े नेता नहीं रहेंगे। सिर्फ नीतीश कुमार एक सीनियर ऐसे नेता हैं जो इस बार चुनाव का हिस्सा होंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है एक कमी दोनों दलों को अपने अपने सबसे बड़े नेता की जरूर होगी। खासकर आरजेडी को लालू प्रसाद की कमी बेहद ज्यादा खलेगी क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें लालू प्रसाद जो है वो पार्टी का नेतृत्व करते आए हैं, लेकिन पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, वो ऐसा पहला मौका था जब लालू प्रसाद मैदान में नहीं थे, मतलब वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे चुनावों में, वो जेल में बंद थे और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था। 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में और 20 सीट पर जो है उसका सुपड़ा साफ हो गया था। यानी आप समझ लीजिए कि लालू की कमी कितनी ज्यादा महसूस की गई थी आरजेडी में उस वक्त। साफ तौर पे वही कमी इस बार बिहार विधानसभा में भी महसूस की जा रही है क्योंकि लालू आरजेडी के सबसे कद्दावर नेता रहे हैं, सबसे बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने लिए एक वोट बैंक तैयार किया। पिछले 40 साल की राजनीति में उनकी बात करें, बिहार की राजनीति से में वो सक्रिय रहे हैं और मुस्लिम यादव का जो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया था वो किसी के लिए भी भेदना बहुत ही मुश्किल था। और अब उनकी कमी यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसको पूरी करने की, उस कमी को पूरी करने की जिम्मेदारी अब उनके बेटे तेजस्वी यादव पर है। और बात इनके राजनीतिक विरासत जो इन्होंने अपने बेटे के लिए तैयार किया, इस पे भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले बात करना चाहेंगे रामविलास पासवान की कमी पर। लालू की कमी ज्यादा खलेगी पार्टी को या रामविलास पासवान को उनकी कमी उनकी पार्टी को ज्यादा खलेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अगर आप स्टेक कह सकते हैं तो वो आरजेडी के लिए चुनाव जो है करो या मरो की स्थिति जैसा है। ये चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि पिछले 5 सालों से अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय जनता दल 2017 के बाद की बात करें तो विपक्ष में बैठी है और उससे पहले भी 2005 से लेकर 2015 तक आरजेडी विपक्ष में ही रही है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर स्टेक्स हाई है किसी के लिए तो वो है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, वो है तेजस्वी यादव के लिए। इसीलिए साफ सी बात है कि आरजेडी को लालू की कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी, लेकिन रामविलास पासवान भी जो है वो बड़े नेता रहे हैं अपनी पार्टी के,
और पिछले 50 सालों से भी ज्यादा उनका जो है राजनीतिक इतिहास है। पिछले 50 सालों से वो सक्रिय हैं राजनीति में और किसी न किसी पद पे लगातार बने हुए हैं, चाहे वो एमएलए रहे हों, एमपी रहे हों और कई सरकारों में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में अब रामविलास पासवान, जिनकी उम्र 74 साल की हो गई है, वो अब बीमार पर हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसे में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी चिराग पासवान पर है। और रामविलास पासवान जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में अगर बात करें तो सबसे चमकता हुआ सितारा दलित चेहरे के रूप में, अगर आप कह सकते हैं, दलित फेस के रूप में उन्हें जाना जाता है। और खासकर जो 6% पासवान वोट बैंक है बिहार में, उस पे उनका एकाधिकार माना जाता है। तो ऐसे में रामविलास पासवान जब चुनाव में नहीं होंगे, चुनावी मैदान में नहीं होंगे, तो चिराग पासवान को भी जो है उनकी कमी बहुत ज्यादा खलेगी। एक जमीन तो तैयार किया ही है इन नेताओं ने, लालू प्रसाद की बात हो चाहे रामविलास पासवान की बात हो। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत जिन्हें सौंपी है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वो क्या कर रहे हैं अभी बिहार की धरती पे, उनके लिए ये लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मुश्किल है या फिर कितना आसान है? देखिए, मुश्किल तो बहुत है, चाहे दोनों बेटों की बात कर लें, तेजस्वी की बात करें या चिराग पासवान की चिराग पासवान की बात करें, अपने अपने पिता के जूते में फिट होना इन दोनों के लिए बहुत मैं कह सकते हैं मुश्किल भरा ये सफर रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा कद है लालू का, इतना बड़ा कद है रामविलास का कि इनके जो दोनों बेटे हैं, अपने पिता के जूते में इनको फिट आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल तेजस्वी की अगर बात करें तो तेजस्वी पिछले 3 सालों से अगर देखें तो उन्होंने धीरे धीरे करके पार्टी की बागडोर जो है वो संभालना उन्होंने शुरू कर दिया है और अच्छी तरीके से संभाल भी लिया है। जब से 2017 में लालू प्रसाद जेल गए थे, उसके बाद से पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं। कई बाई इलेक्शंस में उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया है और पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी न केवल पार्टी का नेतृत्व किया बल्कि महागठबंधन का भी नेतृत्व किया था उन्होंने। और इस बार भी जो है तेजस्वी यादव जो है पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो 3 साल में तेजस्वी यादव ने राजनीतिक के कुछ गुण जो है वो जरूर सीख लिए हैं और उनके पास एक फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा उनके पास है, वो है वोट बैंक का फायदा। जो वोट बैंक मुसलमान और यादव का मिलाकर यानी कि तकरीबन 30-32% वोट बैंक जो लालू प्रसाद ने की कमाई है, आप कह सकते हैं, वो विरासत, ये कमाई तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए मिल चुका है। उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, क्योंकि आज भी अगर बात करें तो बिहार में मुस्लिम और यादव जो है वो तकरीबन पूरी तरीके से इस वक्त आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये एक चीज जो है वोट बैंक जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये बात जाता है। और तेजस्वी के लिए अपने पिता का नाम इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर पिछले दिनों बाढ़ के समय जब तेजस्वी गए थे कुछ जगहों पर दौरा करने के लिए, उनका एक वीडियो बाहर आया था जिसमें वो पुल के इस साइड खड़े थे और कुछ लोग पुल के उस साइड खड़े थे। अगर आपने रोहित जी वो वीडियो देखा होगा, और तेजस्वी बता रहे थे कि मैं लालू का बेटा हूं और आपका दुख देखने आया हूं। तो वो जो एक लाइन है ना कि मैं लालू का बेटा हूं, ये अपने आप में लालू के कद को बताता है और उनकी कमी कैसे खलेगी इस चुनाव में तेजस्वी को, इसे भी बताता है। बिल्कुल, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो जैसा कि आपने ही बताया, जैसे कि उस पुल के एक हिस्से पर खड़े होकर तेजस्वी ने कहा था कि मैं लालू का बेटा हूँ। ये अपने आप में बताता है कि तेजस्वी चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी उनका कद ऊंचा हो जाए, राजनीति में कह लें या आरजेडी में हो जाए, लेकिन वो लालू प्रसाद की जो है वो उसका मुकाबला वो कतई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लालू यादव ने उस वक्त राजनीति की है जब दबे हुए, कुचले हुए जो है वंचित लोगों को उन्होंने आवाज देने का काम किया है। 1990 की राजनीति की बात करें, मंडल की राजनीति की बात करें, तो उन्होंने उस वक्त राजनीति की शुरुआत की और तकरीबन 15 साल तक जो है उन्होंने अपने एक फॉर्मूले के तहत, यानी कि मुस्लिम यादव का एक उन्होंने गठजोड़ बनाया, उसको लेकर जो है उन्होंने बिहार पर राज किया है। तो जाहिर सी बात है हालात अब काफी बदल चुके हैं बिहार की राजनीति में और तेजस्वी यादव को
आज भी अगर आप देख लीजिए उस वीडियो के जरिए जब कहना पड़ता है कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, तो इससे साफ अंदाजा लग जाता है कि तेजस्वी यादव अभी राजनीति में बिल्कुल नए हैं। 2015 में उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री हुई थी, जब उनके पिता ने उन्हें चुनाव में उतार दिया था और वो विधायक बन गए थे। तो केवल 5 साल की उनकी राजनीतिक जीवन है उनका। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं भी पहचानते होंगे, लेकिन लालू यादव एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो बिहार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, बच्चा बच्चा जो है जो उन्हें नहीं पहचानता होगा। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव आज भी चाहते हैं कि लालू के नाम पर ही राजनीति करें, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल उनके लिए फिलहाल इस चुनाव में ये आ रही है कि जब भी आप बड़े बड़े आरजेडी के पोस्टर्स में लालू का चेहरा दिखाया जाता है या राबड़ी देवी का चेहरा लगाया जाता है, तो जो सरकार में जो शामिल लोग हैं यानी जेडीयू या बीजेपी वाले लोग हैं, वो तुरंत जो है हमला करते हैं तेजस्वी यादव पर, ये कहते हुए कि ये लालू प्रसाद एक भ्रष्ट इंसान है, ये भ्रष्टाचार के कारण जो है इस वक्त रांची के जेल में बंद है। तो भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप है जिससे अपने आप को उभार देने के कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप से जो है वो तेजस्वी यादव अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं जब उनके पिता की बात आती है। तो ऐसे में इसीलिए हम लोगों ने देखा कि हाल फिलहाल में अब जो आरजेडी के नए पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें से लालू प्रसाद गायब है, राबड़ी देवी उसमें से गायब है। तो उसमें ये एक स्टैंड अलोन पोस्टर्स अब बनाए जा रहे हैं, केवल तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाया जा रहा है, क्योंकि लालू और उनके भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो है वो राजनीति में पैर जमाने में जो है वो मुश्किल पैदा कर रहा है। तो शायद इसीलिए तेजस्वी यादव भी अब चाहते हैं कि लालू राबड़ी के जो छत्र छाया से बाहर निकले और अपनी एक छवि बनाई जाए। और कई मौकों पर उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि 15 साल के मेरे माता पिता के शासनकाल के दौरान अगर कोई गलतियां हुई होंगी तो उस गलती के लिए तेजस्वी माफी मांगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लालू सबसे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, लेकिन लालू और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए मुश्किल पैदा करते रहते हैं समय समय पर। और इसीलिए तेजस्वी इस बार जो है पोस्टरों से खासकर अगर देखें तो लालू यादव को बाहर ही रख रहे हैं और अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ज्यादा। रोहित जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। ये तो हुई तेजस्वी की बात की हमने। अब हम लौटते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान के लिए ये चुनाव कैसा होने वाला है? पहली बार सीधे तौर पर उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी। इससे पहले हमने उन्हें देखा नहीं है सीधे तौर पर अकेले चुनाव में जाते हुए, पूरे एक लौ लश्कर के साथ और अपनी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेके आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, देखिए अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो तेजस्वी यादव को इस वक्त राजनीति में थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तकरीबन 1.5-2 साल के लिए, और उन्होंने अकेले अपने दम पर पिछले 3 सालों से वो पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। लेकिन ऐसा चिराग पासवान के साथ नहीं हुआ है। चिराग अब तक यानी कि हम कह सकते हैं पिछले 6 महीने तक जो है वो पिता के छत्र छाया में ही वो राजनीति कर रहे थे। जब तेजस्वी के चारों तरफ एक ऐसे नेताओं का फौज है जिन्हें काफी लंबा अनुभव है राजनीति में, वो कई पदों पर रह चुके हैं केंद्र में और राज्यों में। ये भी कमी शायद चिराग पासवान को खले। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की एक बार मैं आपसे बात अगर करूं तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अब पार्टी के अलावा, जैसे कि आरजेडी को परिवार की पार्टी कहा जाता है, लेकिन परिवार के बाहर भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कई सारे जो बड़े नेता हैं लालू के जमाने के, उन्होंने स्वीकार किया है। चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, इन लोगों ने तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। लेकिन ये बात चिराग पासवान पर लागू नहीं होती है। लोक जनशक्ति पार्टी भी कहीं ना कहीं परिवार की पार्टी है, जिसमें आज के दिन में अगर आप बात करें तो 6 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा में, जिसमें से 3 परिवार से हैं। चिराग पासवान खुद हैं, उनके चचेरे भाई प्रिंस राज एमपी हैं और चाचा पशुपति पारस एमपी हैं। तो चिराग पासवान आज भी
परिवार की पार्टी ही चला रहे हैं और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी परिवार में हो चुकी है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है आपको लोक जनशक्ति पार्टी में दिखेगा कि जो चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार करे या ना करे, तो कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी आज भी पूरी तरीके से जो है वो परिवार की पार्टी ही बनी हुई है। और जैसा कि मैं आपको एक्सपीरियंस की बात कह रहा था, 2014 में चिराग पासवान की एंट्री हुई थी राजनीति में, सीधा वो सांसद बने थे जमुई से 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। और अब जाकर पिछले 6 सालों के बीच में आप देखिए, पिछले 6 महीने से वो पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। और इसीलिए एक्सपीरियंस के मामले में चिराग पासवान थोड़े से, अगर आप कहें तो तेजस्वी से उन्हें कम एक्सपीरियंस है, और इसीलिए उनके ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को आखिर चुनाव में जीत किस तरीके से दिलाते हैं। एनडीए गठबंधन में है इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी के साथ सीटों के तालमेल को लेकर लगातार जो है रस्साकशी चल रही है, बहुत हार्ड बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान ने ऐसे भी जो कह सकते हैं इंडिकेशंस दिए हैं कि वो अगर सीट शेयरिंग का मामला सुलझता नहीं है तो अकेले अपने दम पर जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन तो यहाँ पर मजबूरी चिराग पासवान के लिए ये है कि अगर 143 सीटों पर एलजेपी अकेले चुनाव कितने साल हो गए रोहित जी एलजेपी को अकेले चुनाव लड़े हुए? इतने उम्मीदवार भी मिलेंगे उन्हें? ये देखिए 2005 में अकेले चुनाव लड़ा था, जब आपको याद होगा रामविलास पासवान किंग मेकर के रूप में उभरे थे, 29 सीटें उनकी पार्टी को मिला था। लेकिन जो मुख्यमंत्री के मुद्दे पर सारा मामला जो है उस वक्त गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब जैसा कि माना जा रहा है कि धमकी जैसा कि दी है चिराग पासवान ने कि अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ये चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा कि वो अपने दम पर कितनी सीटें जो है अपनी पार्टी को जितवा पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में अगर तुलना करें तो तेजस्वी यादव का पल्ला थोड़ा सा भारी नजर आता है, क्योंकि आरजेडी के पास एक संगठन भी है। आप किसी भी जिले में चले जाइए बिहार का, आपको आरजेडी का एक मजबूत संगठन दिखेगा। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, काफी कमजोर संगठन है। और चुनावों में संगठन जो होता है बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मजबूत संगठन नहीं है तो फिर आपकी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी आखिर किस दम पर कह रही है कि वो अकेले बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकती है अगर बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का मामला सुलझता नहीं है। ये बड़ा सवाल है। इसीलिए चिराग पासवान के लिए भी ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ये टेस्ट होने वाला है ये बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि अपने पिता की गैर मौजूदगी में जो है वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अंत में अब कनेक्ट की बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप जमीन पे उतरेंगे, ये नेता जमीन पर जाएंगे अपने पिता के बिना, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा कनेक्ट कर पाना। आप लोगों से कितना बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्शन के मामले में क्या लग रहा है दोनों युवा नेताओं के बीच में? देखिए, जहाँ तक कनेक्शन की बात है तो अगर आप कह सकते हैं तेजस्वी को आप देख लीजिए तो ज्यादा से ज्यादा वो बिहार की राजनीति में खासा दिलचस्पी लेते रहे हैं और लोगों के बीच भी वो जाते रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया 2017 में पार्टी की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने कई सभाएं की हैं, कई यात्राएं की हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का नेतृत्व किया। तो जहां जहां तेजस्वी यादव जाते थे काफी भीड़ भी उसमें आप लोग को देखने को मिलती थी। 2020 में भी जो है तेजस्वी यादव को लोग जानते हैं और चुनाव में वो जाएंगे, सभाएं तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हो सकता है डोर टू डोर कैंपेनिंग करें। लेकिन चिराग पासवान की वहीं आप बात करें तो चिराग जो है ज्यादातर जो है आपको देखिए राष्ट्रीय राजनीति में वो ज्यादा सक्रिय नजर आए हैं। अब तक तो वो अपने पिता के छत्रछाया में ही राजनीति कर रहे थे और बहुत ज्यादा उनकी बिहार की राजनीति में उनका जो है कह सकते हैं योगदान ऐसा रहा नहीं है। ज्यादातर उनका जो आप देखिए राष्ट्रीय राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। तो चिराग पासवान के लिए थोड़ी सी मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के पास अकेले मैदान में उतरने का अनुभव है जो चिराग के पास थोड़ा कम है। तेजस्वी के बिल्कुल वो कम है क्योंकि पहली बार ऐसा मौका उनको मिल रहा है जब पिता नहीं है और उन्हें पार्टी की बागडोर उनके कंधे पर है और उन्हें पार्टी को चुनाव में ले जाना है। तो ये एक्सपीरियंस तेजस्वी यादव को है। जैसा कि मैंने बताया कई बाई इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, लेकिन चिराग के पास इस तरीके का अनुभव नहीं है।
तो इसीलिए दिलचस्प होगा जैसा कि, और एक चीज मैं बताऊं, ये कहीं ना कहीं अगर लालू और रामविलास पासवान का नहीं होना दोनों पार्टियों के लिए, दोनों दलों के लिए नुकसानदेह है, तो कहीं न कहीं दोनों जो बेटे हैं उनके, मतलब तेजस्वी यादव जो लालू के बेटे हैं और चिराग जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, इन दोनों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक मौका भी है अपने आप को साबित करने के लिए कि अपने दम पर वो क्या कर सकते हैं, पार्टी को जीत दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए, लालू और रामविलास पासवान का नहीं होना एक तरफ नुकसानदायक भी है इन दलों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटों के लिए एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा मौका भी है अपने आप को साबित करने का। और चुनाव में अक्सर कहा ही जाता है कि किसके पक्ष में जनता वोट देगी ये कोई नहीं जानता। जनता जिसे चाह ले उसे सत्ता दे दे। अगर गेंद इन दोनों के पाले में आके गिरता है इस चुनाव में, तो ये एक अपने आप में एक ऐसा फैक्टर होगा कि ये खुद ब खुद स्टैब्लिश हो जाएंगे बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जो इस चुनाव को जीतेगा, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, जाहिर सी बात है उसका कद कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बिहार का चुनाव जो होता है पूरे देश में, आप देख लीजिए, एक अनोखा चुनाव होता है। पूरे देश की नजर जो होती है वो बिहार की राजनीति पर लगी रहती है, और यहाँ जो भी दल अच्छा प्रदर्शन करेगा, जाहिर सी बात है वो न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत तेजी से जो है वो उभर के सामने आएगा। और इसीलिए मैंने बताया कि दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ज्यादा जो मैं आपको बोलूं, जो स्टेक्स हाई हैं वो आज भी तेजस्वी यादव के लिए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार 2005 से 2020 के दौरान, यानी पिछले 15 सालों में अगर आप 1.5 साल का वक्त निकाल दीजिए तो हमें विपक्ष में ही रही है तकरीबन इस 13 साढ़े 13 साल से। तो ऐसे में सबसे स्टेक्स हाई है तेजस्वी यादव के लिए कि किस तरीके से अपने दम पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और वो अपनी पार्टी को, महागठबंधन को सत्ता में वापस लेके आए। ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है, आप मान के चलिए कि रातों रात तेजस्वी यादव का कद जो है वो बिहार और देश की राजनीति में कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं, अगर चूक जाते हैं 13 साढ़े 13 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में, तो फिर पार्टी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लगेगा और नेतृत्व पर भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति करते हैं जो तेजस्वी यादव, अगर 5 सालों के लिए वो फिर सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर पार्टी का क्या हाल होगा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है उसके बाद पार्टी में हड़कंप मचेगा, लोग पार्टी छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, और ऐसे में पार्टी को संभालना तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पहले से ही परिवार की पार्टी का टैग लगा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल पर, और ऐसे में अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो 5 साल के लिए आप मान के चलिए फिर से हाशिए पे चली जाएगी आरजेडी। और एक दौर वो भी था, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2005 के बाद जब आरजेडी की हार हुई थी, उसके बाद 2010 में सबसे बुरा प्रदर्शन किया था आरजेडी। वो आज तक का सबसे बुरा माना जाता है, और लगभग कई नेता जिनसे आरजेडी में अगर आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि उससे बुरा अब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2010 में लालू यादव थे, सब उनके रहते हुए भी आरजेडी को केवल 22 सीटें मिली थी 243 में से, तो वो सबसे बुरा दौर था आरजेडी के लिए। तो आप मान के चलिए कि अगर तेजस्वी यादव ये चुनाव हार जाते हैं तो वो मतलब कुछ हालात वैसे ही हो जाएंगे कि एक नए बुरे दौर से जो है आरजेडी जो है वो गुजरेगी, अगले 5 साल तक सत्ता से बाहर रहेगी, हाशिए पर रहेगी, और कुल मिला के देखिए तो 20 साल तक सत्ता से बाहर हो जाएगी आरजेडी। तो जाहिर सी बात है ये पार्टी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। ऐसे में पार्टी को एकजुट रखना, संभाल पाना भी तेजस्वी यादव के लिए लगभग मुश्किल होगा। और बिहार की राजनीति में बहुत सारी पार्टियां अब आ गई हैं जो एक वैक्यूम की तलाश में है और उस वैक्यूम को फिल करने की जुगत में लगी हुई है। देखिए, मुख्य मुकाबला बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम महागठबंधन ही होना था, लेकिन अब इस मुकाबले को कुछ छोटे छोटे दल जो है वो दिलचस्प बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ छोटे दल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आप देख लीजिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी या पप्पू यादव की पार्टी है, ये तमाम दल जो ना तो एनडीए में अपनी जगह बना पाए, ना ही महागठबंधन में इनको जगह मिली, अब ये लोग ऐसे हैं जो अपना एक अलायंस बना रहे हैं छोटे छोटे दलों के साथ, और ये भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। जैसा कि 2 दिन पहले पप्पू यादव ने भी
कुछ छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी महागठबंधन से बाहर निकल गई है, क्योंकि उन्हें भी जो है जो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं बनी आरजेडी के साथ, और उन्होंने भी मायावती के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाया है। इसके अलावा आप देख लीजिए एक और अलायंस जो मतलब बिहार में इस वक्त सक्रिय है, वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। वो भी कुछ लोगों, छोटे छोटे दल जो हैं, जो जिन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो उसको लेकर उन्होंने भी एक अलायंस बनाया हुआ है। तो 4-5 तरीके के अलायंस जो है इस वक्त या गठबंधन कहें बिहार की राजनीति में इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। इसमें से मुख्य मुकाबला तो जाहिर सी बात है एनडीए बनाम महागठबंधन ही होगा, लेकिन छोटे छोटे दल भी जो हैं उन्होंने इस बार अकेले चुनाव लड़ने के बजाय गठबंधन करने का सोचा है। और तकरीबन 5-6 ऐसे गठबंधन बिहार की राजनीति में जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। शुक्रिया रोहित जी, हमसे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए। आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा उसमें हमने बात की उन 2 युवा चेहरों पर जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, खासकर तब जब वो एक के पिता जेल में हैं और दूसरे जो नेता हैं चिराग पासवान, उनके पिता अपने स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल में हैं और वो वहां पे अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और 2 युवा चेहरों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से उन जिम्मेदारियों को लेकर चुनाव में जाएंगे और वहां से क्या लेकर आएंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। बहुत जल्द ही हम अपना बिहार पे एक स्पेशल सीरीज बिहार में काबा पॉडकास्ट भी लेके आ रहे हैं। उसके लिए भी हम आपको परेशान करते रहेंगे, आपको लेकर आते रहेंगे उस पॉडकास्ट में, और उसमें हम बिहार की राजनीति में क्या अलग हो रहा है उस पॉडकास्ट में हम इन चीजों पर बात करेंगे। शुक्रिया रोहित जी इस पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।